साथियों नमस्कार। आज के इस एपिसोड देश की बात में हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र में असहमति का बढ़ता स्वरूप। बात हम इस विषय पर करेंगे कि लोकतंत्र में असहमति का स्थान जो है धीरे धीरे क्यों सिकुड़ता जा रहा है। पिछले इसी एपिसोड में हम लोग बात किए थे भारत में बढ़ते महिला अपराधों के बारे में, और हमारी ये कोशिश है कि हम हर संडे जो है एक इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आप लोगों के सामने आएं और आप लोग भी अपनी राय रखें, क्योंकि जब तक हम लोग किसी विषय पर खुल करके बातें नहीं करेंगे तो समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से ही होता है। तो आज का हमारा यही विषय है कि भारतीय लोकतंत्र में असहमति का बढ़ता हिंसक स्वरूप आखिर क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हम लोग जो हैं अपने लिए एक संविधान बनाए। संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 1946 से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। लेकिन उस संविधान को हम लोग आत्मार्पित किए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है एक गणतंत्र के रूप में उभर करके आया, और जब हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तो हम लोग जो हैं अपने संविधान के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें जो है अपने संविधान में ले करके आए जिससे कि हमारे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। उसमें हम लोग लाए चुनाव का अधिकार हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलना चाहिए। ये तमाम चीज़ जो है हम अपने भारतीय संविधान में समाहित किए। जब हमारा पहला चुनाव आयोग का गठन किया गया, पहला चुनाव हुआ 1951-52 में पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ, और हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया हुई कि लोग जो हैं प्रत्यक्ष रूप से 21 साल के उम्र के सारे वयस्कों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। बाद में इस चीज़ को घटा करके 21 से 18 वर्ष किया गया, और 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, और तब से हमारे इस लोकतंत्र के पर्व में 18 वर्ष के वयस्क जो हैं भाग लेते हैं। लेकिन बात हम इस मुद्दे पर करने जा रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में दो धाराएं हैं, एक धारा है पक्ष और दूसरी धारा है विपक्ष। पक्ष का काम होता है कि शासन सत्ता को संचालित करना, शासन में भाग लेना और जनता के लिए, देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। लेकिन वहीं पर हमारे लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का स्थान है उतने ही विपक्ष का भी स्थान है। विपक्ष का स्थान इसलिए है कि जब भी सत्ता पक्ष कोई गलत कार्य करता है तो सत्ता पक्ष का विरोध करने का अधिकार जो है विपक्ष को है, उसको आईना दिखाने का काम हमेशा विपक्ष को दिया गया है, और यह जो है हमारे संविधान में ही इस चीज़ को सम्मिलित किया गया है। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया ने विपक्ष की परिभाषा देते हुए एक बात कही थी कि विपक्ष का रोल जो है लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के सही कार्यों का समर्थन करना, उसके गलत कार्यों का हर संभव विरोध करना तथा लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जनता के बीच में जाना, जनता से आवाज़ उठाने के लिए आह्वान करना, ये जो हैं डॉक्टर लोहिया के विचार हैं। हमारे यहाँ समय समय पर सरकारें आईं, जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ समय समय पर सरकारें आईं, समय समय पर सरकारें बदलती गईं। लेकिन मैं बात करूंगा 80 से 90 के दशक के बीच की।
उस समय राजनीति का एक ऐसा दौर चला कि राजनीति में एक तरह से अपराध का बोलबाला बढ़ने लगा। बड़े बड़े अपराधी नेताओं के लिए वोट जुटाने का काम करने लगे, चाहे वो बाहुबल के बल पर हो या धन बल के बल पर हो। और यह जो है कैंसर पूरे लोकतंत्र में एक तरह से फैल गया। जहाँ पर जाइए हिंसक की घटनाएं, जब भी चुनाव होता था हजारों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे। चाहे वो किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, अनेक प्रांतों में जब चुनाव होता था तो लोग जो है सदमे में पड़ जाते थे, दहशत में पड़ जाते थे कि पता नहीं कहाँ पे कितनी हिंसक घटनाएं होंगी। और यह अपराधी प्रवृत्ति के लोग इन नेताओं के लिए एक टूल का काम करते थे। लेकिन अब वही दौर आया जब 1990 और 1990 में भारत के चुनाव आयुक्त बने टी.एन. शेषन। मैं टी.एन. शेषन को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, जिन्होंने लोकतंत्र के उस स्तंभ को मजबूत किया। उसके पहले चुनाव आयुक्त का कोई नाम भी नहीं जानता था। अधिकांश लोगों के जेहन में चुनाव आयुक्त की क्या हैसियत सी, उसके बारे में हम लोग खुल करके बात नहीं करते थे। लेकिन 1990 से 96 के बीच में जब टी.एन. शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो उन्होंने चुनाव आयुक्त की गरिमा को स्थापित किया और अनेक नए नए कानून लेकर के आए, अनेक नए नए परिवर्तन लेकर के आए चुनाव प्रणाली में। उन्होंने चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए पैसे की जो रकम है उसको निर्धारित किया, मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य किया और बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए उन्होंने केंद्रीय बलों के नियुक्ति की बात की। और वही एक दौर था कि जहां पे चुनाव अपराधों का साया में एक तरह से हुआ करता था, वहां से एक परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब परिवर्तन ये शुरू हुआ कि पहले नेताओं के लिए अपराधी कार्य करते थे, लेकिन अब इन अपराधियों का जब चुनाव में इन्वॉल्वमेंट कम होने लगा तो एक नई प्रक्रिया शुरू होकर के आई। अब यही अपराधी जो हैं खुद चुनाव लड़ने लगे और उनके बीच ये संदेश जाने लगा कि जब हम अपने बाहुबल के बल पर इन नेताओं को चुनाव जिता सकते हैं तो क्यों न हम इन सांसदी और विधायकी की चुनावों में पार्टिसिपेट करके खुद ही सांसद और विधायक बनने का ख्वाब देखने लगे। और एक दौर ये चला। अब इस दौर में ये हुआ क्या कि बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया चुनाव के बल पे इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और बड़े पैमाने पे हमारे विधानसभाओं और लोकसभाओं में चुन करके आए। इसका नतीजा यह हुआ कि अब इन्होंने पहले तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रणाली को ही प्रभावित करते थे, लेकिन जब ये सांसद विधायक बन करके आए तो इन्होंने हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसी घटना को हम कहते हैं अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण। अब राजनीति का अपराधीकरण हो गया और यह दौर जो है तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस विषय पर हमारे राजनेताओं ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो ये दौर चला इस दौर को आगे बढ़ाते गए और आज जो है हम ये देख रहे हैं कि वह चीज़ जो है आज भी कम नहीं हुआ। आज भी आपको दिखाई देगा कि विधानसभाएं हों या लोकसभाएं हों, यहाँ पे जितने भी कोई भी दल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, राष्ट्रीय जनता दल या कोई भी दल के जो नेता हैं, अपने अपने दलों में इन अपराधियों को बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व करते हैं और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज भी हर पार्टियों में बड़े पैमाने पर चुनाव जीत करके आते हैं। और जब ये चुनाव जीत करके आते हैं
तो इनको बचाने के लिए ये पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो इनके मन माफिक कानूनों का निर्माण करती हैं, जिससे कि इनका अपराध बचा रहे और यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया के कारण जो है अच्छे लोग, जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति स्वच्छ हो, वह जो है इस कारण से राजनीति में आने से भी 10 बार सोचते हैं कि इस प्रकार के लोगों से जो अपने बाहुबल, धन बल या अपराध बल के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं, हम इनसे कैसे पार पाएंगे, और इसलिए राजनीति में अच्छे लोग धीरे धीरे आने कम हो गए। अब एक दूसरा दौर चला। दूसरे दौर की मैं बात कर रहा हूं, व्यक्ति पूजा। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से राजनीति में व्यक्ति पूजा की बात होनी शुरू हो गई है। एक व्यक्ति के नाम पर सारे सांसद चुनाव जीत जाते हैं, एक ही व्यक्ति के नाम पर सारे विधायक चुनाव जीत जाते हैं, और जब एक ही व्यक्ति के नाम पर सारे विधायक चुनाव जीत जाएंगे, सारे सांसद चुनाव जीत जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो सांसद और विधायक पहले 5 साल जनता के बीच में जा कर के काम करते थे, जनता के समस्याओं को सुनते थे, जनता से उनका इमोशन जुड़ा होता था, अब उनका इमोशन धीरे धीरे जो है समाप्त होते चला जा रहा है, और वह जनता के बीच न जा कर के अपने उन्हीं नेताओं के चाटुकारिता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब इसी व्यक्ति के नाम पर सारे लोग वोट दे रहे हैं तो हमें इसी व्यक्ति की चरण बंदन करने में ही भलाई है, हम जनता के बीच क्यों जाएं। यह जो है हमारे लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा खतरा जो है वर्तमान में उभर करके आया है, और इस खतरे को हमें सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा जब होना शुरू हो जाती है तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है, और लोकतंत्र जो है लोकतंत्र नहीं रह जाता, वह तानाशाही के तरफ जो है अग्रसर होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम लोगों को व्यक्ति पूजा न करके लोगों के कामों पे, लोगों के प्रयासों पे हमें वोट देना चाहिए। यदि कोई सांसद अच्छा है तो उसे वोट दें, न कि किसी एक व्यक्ति को देख करके हम सारे सांसदों और विधायकों को चुन दें। अब मैं तीसरे प्रश्न पर बात करने जा रहा हूं, जो आज का हमारा मुद्दा है कि आज एक तरह से प्रचलन होना शुरू हो गया है कि जब भी कोई पक्ष या विपक्ष किसी की बात करता है, जब विपक्ष कोई बात करता है तो सत्ता पक्ष जो है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या सत्ता पक्ष बात करता है तो विपक्ष उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और लगता है विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष उसका दुश्मन हो गया है, और सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष उसका दुश्मन हो गया है। यानी संसद और विधानसभाओं में चर्चा परिचर्चा का जो एक सकारात्मक माहौल था वह धीरे धीरे जो है आज के दौर में समाप्त होता दिखाई दे रहा है। यहीं तक नहीं, अब हम यह भी देख रहे हैं कि संसद और विधानसभाओं में लोग चर्चा परिचर्चा को छोड़ एक दूसरे पर हिंसक बर्दाश्त करना भी शुरू कर दिए हैं। और मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताऊं कि जब भी कोई व्यक्ति हो उसका हाथ तभी उठता है जब उसके पास जो हैं तर्क समाप्त हो जाते हैं, जब उसके पास लॉजिकल शब्दों की कमी हो जाती है, तब वह अपने हाथ और भाव भंगिमा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन लोकतंत्र में भाव भंगिमा और हाथ या शारीरिक उद्वेलन का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हमेशा बातचीत का ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने के लिए इस स्वस्थ वातावरण को हम लोग पुनः कैसे वापस लाएं, ये हम सभी लोगों को सोचने की, समझने की और विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आप लोगों से मैं एक अपील करूंगा
कि आप लोगों के भी दिमाग में इस तरह का कोई और प्रश्न उठे तो आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे अगले रविवार को हम इसी एपिसोड में उस पर बात कर सकें। धन्यवाद।